आज से काफ़ी साल पहले इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी और मोदी जी ने इस दिन को एक काला दिवस के रूप में मनाया। हमारे देश की जनता के ऊपर इंदिरा गांधी ने तशद्दुद की थी। बिल्कुल। किस तरीके से इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने जो डेमोक्रेसी की हत्या की, हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, हमारी जो जुडिशरी है, किस तरीके से उन्होंने हर चीज को कंट्रोल किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तानाशाही है। 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। हमारा देश अभी बहुत मुश्किल से उठ ही रहा था कि एक हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने डिक्टेटर वाला काम किया। तो उन दिनों में बहुत सारी संस्थाओं ने, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के हमारे स्वयंसेवकों ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सड़कों पे उतर के इंदिरा गांधी का विरोध किया, उसी की वजह से आने वाले जो उसके बाद चुनाव थे, इंदिरा गांधी को सब चुनाव में मुक्की खानी पड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अंकों के खेल चैनल पे। और आज आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, जिनको हम बहुत टाइम से इनवाइट कर रहे थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से, बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो हमें टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। और एट लास्ट वो आए हैं हमारे साथ, जुड़े हैं हमारे साथ। एक बहुत ही प्रसिद्ध युवा नेता बीजेपी के, मैं चाहती हूं कि उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन कराऊं और बहुत स्वागत करती हूं मैं अक्षय जी का अपने चैनल पर, ताकि वो हमारे देश के युवा बच्चों को बता सकें, पॉलिटिक्स के बारे में, आने वाली चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे सकें और हमारे जो यंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहती है, उसके लिए वो एक मार्गदर्शक बने। तो आइए हम सब मिलके वेलकम करते हैं अक्षय जी का। बहुत स्वागत है अक्षय जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। वी आर सो मच थैंकफुल टू यू। बहुत धन्यवाद जी आपका, काजल जी। आज आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स के सामने अपने व्यूज रखूंगा और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आपके बीच में आज मैं बैठा हूँ। हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है, बिकॉज इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया और ये हमारे यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आगे आ सकती हैं। तो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे जून गया ही है लास्ट मंथ, तो आज से काफ़ी साल पहले इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी और मोदी जी ने इस दिन को एक काला दिवस के रूप में मनाया। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को आप इसके बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्या है और क्यों है और कैसे है। देखिए, जैसे कि जो आजकल की जनरेशन है, चाहे मैं हूँ, मेरा तब तो जन्म भी नहीं हुआ था जब ये काला दौर चल रहा था। बिल्कुल। मतलब ये मेरे पिताजी या आपके समय की बात है, तब आपने देखी होंगी चीज़ें कि किस तरीके से हमारे देश की जनता के ऊपर इंदिरा गांधी ने तशद्दुद की थी। बिल्कुल। किस तरीके से इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। बिल्कुल। किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने जो डेमोक्रेसी की हत्या की, हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, हमारी जो जुडिशरी है, किस तरीके से उन्होंने हर चीज को कंट्रोल किया। इसके बारे में ये बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने इस चीज को बताया। नहीं तो आज के युवाओं को कैसे पता चलता कि 1975 में जब नस्लकुशी की गई, 1,10,000 से ज्यादा लोगों की नस्लकुशी की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तानाशाही है। बिल्कुल। जो इंदिरा गांधी जी ने उस समय की, जब हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ। बिल्कुल। हमारा देश अभी बहुत मुश्किल से उठ ही रहा था कि एक हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने डिक्टेटर वाला काम किया।
कह सकते हैं, बिल्कुल जी। और ये बहुत अच्छी बात है। और उन दिनों में बहुत सारी संस्थाओं ने, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के हमारे स्वयंसेवकों ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सड़कों पे उतर के इंदिरा गांधी का विरोध किया, उसी की वजह से आने वाले जो उसके बाद चुनाव थे, इंदिरा गांधी को सब चुनाव में मुक्की खानी पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि लोग अपना जो विरोध है वो वोट से देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आज मैं राजनीति में हूं, हम राजनीति, आज मैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो लोगों की वोटों से है। बिल्कुल, अगर मैं लोगों से धक्का करूंगा, लोग सब देखते हैं, लोग अंधे नहीं है, दुनिया अंधी नहीं है। बिल्कुल तो लोग अपनी वोट से जवाब देते हैं। तब इंदिरा गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 100%। और आज के युवाओं को यह बताने का मकसद ये है, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि कोई भी सरकार अगर आज रूल कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। बिल्कुल, और वो मनमानी करेगी, मनमानी करेगी, आप लोगों के साथ मनमानी करेगी। बिल्कुल, और ये उस चीज का एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक अनेकता में ही एकता है। अगर हम सब इकट्ठे होंगे तब हम कुछ भी कर सकते हैं। आज कोई सत्ता में बैठा, हम उसको नीचे उतार भी सकते हैं। और कोई भी चीज यहां पे परमानेंट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। सही आज वही गांधी परिवार है जो गांधी परिवार 1947 के बाद देश को चला रहा था, जिन्होंने 70 साल देश को लूटा। जब से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार आई, आज इनकी सरकार देश में तो गई ही गई, हर प्रदेश में से चली गई। बिल्कुल, आज कहीं पे भी कोई कांग्रेस का नाम लेने को तैयार नहीं है। ऐसे लगता है जैसे झाड़ू ही लग गया, झाड़ू के भी झाड़ू लग गया, झाड़ू के भी झाड़ू लग गया। तो आप देखिए कि ये सच्चाई है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, ये डिक्टेटर देश नहीं है। बिल्कुल, यहां पे हमारे पंजाबी में एक लाइन है, धक्केशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो धक्केशाही नहीं चलेगी, जो धक्केशाही करेगा उसको मुक्की खानी पड़ेगी। और यहां कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, आप सत्ता में हैं कुछ साल के लिए, उसके बाद आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ गलत करोगे तो जनता आपको करारा जवाब देगी। बिल्कुल, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, बेसिकली जनता को प्रूव करना पड़ेगा जी। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी जो इतने सालों से मतलब राज कर रहे हैं जी। तो उन्होंने ओवैसी बात है जनता को प्रूव किया, तभी देखिए वो आप मोदी जी आप एक चीज देखिए कि आजादी के समय जी, हमारे देश में हमारे देश को संगठित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। बिल्कुल किया। लेकिन हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ी की गई, हमारी जो बुक्स थी, हमारा जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर में हमें हमारे देश के रियल हीरोज के बारे में बताया ही नहीं गया। बिल्कुल, हमारे लिटरेचर में, हमारे सिलेबस में ऐसी चीजें हमें पढ़ाई गई जिसका हमारे देश के साथ कुछ ज्यादा सरोकार ही नहीं है। बिल्कुल सही कह हमें हमेशा यह दिखाया गया कि आप लोग गुलाम थे, आप लोगों पे मुगलों ने आके आप पे राज किया, मुगलर एम्परर थे, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, इमारतें बनाई, ये किया। क्यों बाकी कोई यहाँ देश के अंदर राजे नहीं थे? बिल्कुल, क्या देश के अंदर किसी तरीके के लोग यहाँ बसते नहीं थे? बिल्कुल बसते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से आज जो भारत इतना सुंदर देश, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर तूती बोलती है, बिल्कुल, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बहुत सुंदर देश जो बना, उसकी सबसे बड़ी देन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको उस तरीके सम्मान नहीं दिया। हमारी मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। बिल्कुल बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आज पूरे विश्व के लोग वहां पे उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आते हैं गुजरात के अंदर। बिल्कुल, नहीं तो हम लोग जाते हैं कि लंदन जाएंगे, वहां एफिल टावर देखेंगे, सॉरी पेरिस जाएंगे एफिल टावर देखेंगे, लंदन जाएंगे तो लंदन ब्रिज देखेंगे। बिल्कुल, या मतलब किसी भी तरीके से आप देखिए, अमेरिका जाएंगे तो वहां की चीजें देखेंगे। तो भारत के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने हमारे देश के जो रियल हीरोज हैं
उनको आगे लेके आए और देश के अंदर जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की उनके बारे में बताना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो यूथ को इसके बारे में अवेयरनेस कैसे होगी। बिल्कुल। हमारे पास आप देखिए कितने मुद्दे हैं हमारे देश में। जब पहले चिल्ड्रंस डे होता था तो चिल्ड्रंस डे का मतलब था चाचा नेहरू का जन्मदिन। बिल्कुल, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। आजाद भारत के बाद 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। मनमोहन सिंह भी उस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल रहे। लेकिन हमारे जिन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया, 4 साहबजादे हमारे, बिल्कुल, जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, मुझे 4 साहबजादों के ऊपर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी जान, जो बहुत छोटे थे, जिन्होंने अपनी जान सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए दी, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए दी। बिल्कुल। उन लोगों जो हमारे हम उनको गुरु साहब बोलते हैं, पंजाब के अंदर से मैं आता हूं। बिल्कुल। अगर उनको बच्चों, आने वाली पीढ़ी को अगर वो बताने का काम किया तो मोदी जी ने किया। बिल्कुल। उनकी याद में चिल्ड्रंस डे को बाल दिवस का नाम दिया। आज बाल दिवस की बात पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया करता है। जो आज हमारे देश की 150 करोड़ के आसपास की आबादी हो गई है, हमारे देश के अंदर 70% युवा 35 ईयर्स के नीचे हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 30 से 40 करोड़ जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, आज उनके सिलेबस में आ गया है। वेरी नाइस। और जब वो सिलेबस में आता है तो उन बच्चों के बारे में जिनको हम बाल दिवस का नाम दिया, उनके बलिदान की जब वो गाथा देखते हैं तो उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है। बिल्कुल। कि किस तरह एक जोश आता है। उन लोगों को वो उनको बच्चे आइडलाइज करते हैं और ये चीज अपने जिंदगी में एम करते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है। बिल्कुल, एक रोल मॉडल की तरह। तो ऐसा काम करने का जो काम है वो मोदी जी ने किया है। वेरी गुड। इससे पहले भी सरकारें थी, बहुत। उन सरकारों ने ये चीजें क्यों नहीं की। और मेरा मानना ये भी है, और मैं जानना भी चाहती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार, स्पेशली मोदी जी ने जो जिस लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक रिकॉग्नाइजेशन दिलाई, तो वो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई। तो देखिए कि कुछ लोग होते हैं काम करने वाले और कुछ लोग होते हैं सत्ता आने के बाद आराम करने वाले। बिल्कुल। मोदी जी एक स्वयंसेवक है, उन्होंने आरएसएस के बीच में प्रचारक के रूप में काम किया। बिल्कुल। और पहले वो नीचे से धरातल से आए, बहुत ही छोटे लेवल से मोदी जी ने स्टार्ट करा। जिस बंदे की जो कहते हैं ना परवरिश होती है, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो स्पोर्ट्समैन जब बचपन में स्पोर्ट्स करता है वो सारी जिंदगी फिट रहता है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि किसी बंदे की 70 साल की उम्र है और आप उसके मतलब उससे मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कभी भी कि वो 70 साल के है। वो फिट होंगे जैसे कि 45 साल का कोई युवा 45 साल का बंदा काम करता है, बिल्कुल वैसे ही फिट होंगे, वैसे ही उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। उसका कारण है फाउंडेशन। बिल्कुल। तो ऐसे ही इन कांग्रेसियों की फाउंडेशन ही मतलब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है और हमारी भाजपा की जो फाउंडेशन है वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है। ग्रास रूट के अंदर आपको लोगों के अंदर जाना पड़ता है, लोगों के दुख सुनने पड़ते हैं, लोगों की जिंदगी को अब करीब से देखना पड़ता है। तो मोदी जी ने आज पूरे देश के अंदर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें या हमारे देश का जो ग्राफ पूरे वर्ल्ड में बढ़ाया है, कहने वाले कुछ भी कहे, क्रिटिक तो हर चीज के होते हैं। एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं ना, 5 लोगों को अगर लंच बनाना है तो अगर जैसे आपके बच्चे हो, घर पे 5 मेंबर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको लंच बनाना है, तो अगर आप सबसे पूछने लग जाओ ना कि बच्चा तू की खाएगा, अपने हस्बैंड से पूछे क्या, तो कोई कहेगा भिंडी खानी है, कोई कहेगा तोरी खानी है, कोई कहेगा शाही पनीर खाना है। बिल्कुल। आप बना के रख दोगे सब खा लेंगे। बिल्कुल। तो यार सब्जी पे सलाह नहीं बनती। बिल्कुल। तो देश के लिए मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे ये बात हजम आ जाएगी जिन्होंने देश को लूटा है। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी तो इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कि मोदी जी ने जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को जो एक रिकॉग्नाइजेशन दी है,
मैंने बहुत इंटरव्यूज में सुना है, जो हमारे इंडियंस हैं, दे ऑलवेज से दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ मोदी सर। देखिए मोदी जी ऐसा है, साल में दिन होता है 365। बिल्कुल। एक दिन में घंटे होते हैं 24। बिल्कुल। आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करके देखिए। हमारे देश की मान लीजिए 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, वैसे रजिस्टर्ड 145 करोड़ के आसपास की हो गई है। उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है। एक ही साल है, एक दिन के अंदर 24 ही घंटे हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई बंदा 24 घंटे मशीन की तरह काम कर रहा है तो हजम नहीं आ रहा विपक्ष को कि वो काम कैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो काम करेगा उसका तो नाम होना ही है ना। होना ही है। आप रजाई ओढ़ के अगर बेड पे लेटे रहोगे तो कौन से आप फन्ने खा बन जाओगे। बिल्कुल। आपको अपना बेड छोड़ना पड़ेगा, तो ही आपको पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर आपका नाम बनेगा। और जब आप काम करते हैं तो विरोध तो होगा, विरोध भी होगा और प्रशंसा भी होगी, तो दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजें होंगी। तो जो हमें हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें उनके बारे में बॉदर नहीं करना। जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस चीज को, इस एक्ट को पसंद कर रहे हैं, जिस उस चीज के, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और हमें उनके बारे में सोचना है और इस तरीके के काम करने हैं कि जो हमारे विरोधी हैं वो भी हमारी विचारधारा से जुड़े। और आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी आधी से भी आधी रह गई है। आधी से भी आधी। और देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए, जितने बड़े बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, मैं पूरे देश के अंदर मैं ट्रैवल करता हूं, पार्टी के काम से जाता हूं। बिल्कुल। आप देखिए कि किसी भी पार्टी के नेता से आप बैठ जाओ, अगर वो पार्टी का पदाधिकारी ना हो और आउट ऑफ द कैमरा जब बात करता है, पता है क्या बोलता है कि भाई जो कह लो, भारतीय जनता पार्टी वर्कर की सुनती है, भारतीय जनता पार्टी जमीनी लोगों के काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चोरी चकारी बंदी हो गई है। बिल्कुल। ये तो मैं खुद एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं खुद इंदिरापुरम में रहती हूँ और जो वहां पे लोग पहले आना पसंद नहीं करते थे, आज बड़ी बड़ी नई नई सोसाइटीज बन रही है। क्योंकि ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो बाबा का राज है, और बाबा का राज है मतलब सब सुकून है वहां पर। आप देखिए, मैं पंजाब से आता हूँ, मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि अगर आप पंजाब का बंदा कोई यूपी जाता है ना, उसने लखनऊ जाना है, हाँ, तो कहते जी कि दिन दिन में ही हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। बिल्कुल। कि मतलब सुबह हम अपने पंजाब के सुनाम से 8 बजे निकलेंगे, वहां जाने के 9 घंटे लगेंगे कि सूरज चढ़े चढ़े हम वहां पहुंच जाना है। बिल्कुल। तो जी पूछते क्यों, मैं सुनता था लोगों से, हाँ जी। तो कहते जी अगर शाम को बाहर की गाड़ी देखते हैं, बाहर की गाड़ी की बात कर रहा हूं, अंदर की भी होती ही थे ऐसा, हाँ। तो कहते गाड़ी खड़ी कर रहे, तमंचा लगाते हैं और गाड़ी भी खोस लेते हैं और जो सारा सामान भी ले लेते हैं, और गारंटी फिर भी नहीं है बिल्कुल कि आपको छोड़ेंगे क्या नहीं। बिल्कुल। अपहरण होते थे, एक्सटॉर्शंस होती थी, आपको उठा के ही ले जाते थे। उसके बाद आपके घर चिट्ठियां आती थी कि तब फोन तो होते नहीं थे, चिट्ठियां आती थी कि इतने पैसे वहां छोड़ जाओ तो आपका बंदा छोड़ देंगे। हाँ, फिरौती मांगते थे, बहुत ज्यादा गुंडा राज था। फीमेल्स के लिए बहुत इनसिक्योरिटी थी। लेकिन मैं अब देखती हूँ कि हमारी सोसाइटी के आसपास मेरे ख्याल से मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटीज हैं, और जो फीमेल्स हैं वो रात को 2-2 बजे तक घूम रही हैं। आप नोएडा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा और ऊपर आप आगरा तक भी चले जाइए। बिल्कुल। पूरे एक्सप्रेस वे में आप किसी लड़की को एक्टिवा पे भी भेज दीजिएगा, अगर किसी की तरफ कोई लड़का देख भी जाए मतलब गलत नजर से, हाँ, तो मतलब मेरी गारंटी है ना ये। बिल्कुल। मैंने 50 केस ऐसे देख लिए हैं। आज अपने आप को यूपी के अंदर लोग बाहुबली कहने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है बाहुबली यहाँ पे एक ही है, वो है योगी। क्योंकि जो बहु बेटियों की इज्जत को बचाएगा, जो बिजनेसमैन को एक सेफ एनवायरनमेंट देगा, जो आम लोगों को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, मतलब वहां पे कोई लूट खसूट नहीं हो रही है, तो लोग उसी को बाहुबली कहेंगे ना। बाहुबली का मतलब ये थोड़ी है कि मैं 10 लोगों के साथ आया और आपकी टांगे बाजू तोड़ दी। ये काहे का बाहुबली है? ये काहे का बाहुबली है? गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार करना ये कहाँ का बाहुबलपन है? बिल्कुल। तो अब न्यू इंडिया है और हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब यही कह सकते हैं कि जो हमारी बीजेपी सरकार है, हमारे मोदी जी हैं, या आप जैसे जो उभरते हुए युवा नेता हैं, तो वो हमेशा जनता के साथ खड़े हैं, जनता के लिए काम करने के लिए खड़े हैं।
तो इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप देखिए ना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जहां पे मेरे जैसे एक आम परिवार के लोग भी बड़े नेता, मतलब नेता नहीं है, एक कार्यकर्ता से पार्टी ने नेता बना दिया हमें। बिल्कुल, बिकॉज कुछ तो कर रहे हैं ना आप लोग, काम कर रहे हैं दिख रहे ना। हैं। हमारा जो आइडल है वो नरेंद्र मोदी जी है, बिल्कुल, अमित शाह जी हैं। वो जब दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं तो हम कैसे बेड पे सो जाएं? बिल्कुल, आप तो 20 घंटे कर सकते हो। हम तो उनसे यंग हैं। बिल्कुल, मैं कल की बात बता रहा हूं। आज आप जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल मैं सुबह 6 बजे उठा था, रात को 3 बजे सोया, 21 घंटे काम किया। My God. ऐसा नहीं है कि कोई लालच था, कोई पैसे के लिए काम किया। पैशन भी कोई चीज होती है ना। तो जो आपका प्रोफेशन है, अगर वो आपका पैशन बन जाए तो बस फिर आप उसमें बेस्ट करते हो। और ये तो फिर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप देश को साथ लेके चल रहे हो, देश के बुजुर्गों को, देश के बच्चों को, देश की यंग जनरेशन को। तो ऑनेस्टली हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप जैसे युवा नेता से आज हमारी मुलाकात हुई और बहुत सारे जो यंग जनरेशन है आपको अपना आइडल बना सकते हैं। मैं तो ये कह सकती हूँ। देखिए, काम करने वाला हर बंदा किसी ना किसी का आइडल है। आइडल है। जो झाड़ू भी लगा रहा है ना, और बहुत परफेक्शन से झाड़ू लगा रहा है, वो भी आइडल है। वो भी आइडल है। आप कोई भी काम करो, परफेक्शन से करो। बिल्कुल। अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदार नहीं है तो लोग आपको आइडल कैसे बना लें? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो आइडल बनना है तो परफेक्शन लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो देखिए, सब लोग देख सकते हैं कि अक्षय जी के साथ कितनी अच्छी अच्छी हम बातें कर रहे हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनफुल ये एपिसोड होने वाला है। तो चलिए अक्षय जी, इस आगे बढ़ाते हैं यात्रा को, और मैं जानना चाहूँगी हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में। आप कुछ उसके ऊपर लाइट डालिए, क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, और आगे हमारा यूथ के बारे में क्या बता सकते हैं आप उसके? देखिए, फॉरेन पॉलिसी के तो हमारे मोदी जी ने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि इससे पहले, या मुझे लगता है इसके बाद, जो भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए बहुत टफ होगा वहाँ उस तरीके का माइलस्टोन सेट करना। ओके। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 5 साल का। बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, साल में दिन 365, दिन में घंटे 24। मोदी जी तो रॉकेट की तरह काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के अंदर भी अटेंडेंस पूरी है, देश के बाहर भी अटेंडेंस पूरी है। बिल्कुल। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। हाँ। जो आदमी रात को, जब हमें मान लीजिए दूसरे देश जाना है, हम सोचते हैं कि हम किसी देश में जा रहे हैं, पहले वहां से उतरेंगे, या जेट लैग हो गया, दूसरे देश के अंदर टाइम जोन का फर्क होता है। बिल्कुल। बॉडी जेट लैग्ड हो जाती है। इनको जेट लैग ही नहीं होता। सही कह रहे हैं। प्लेन में जाते हैं, प्लेन में ही सो जाते हैं कि बाहर नीचे जाके मैं अपना काम करना है। दिन में मीटिंग करते हैं, फिर रात को फ्लाई कर जाते हैं, फिर किसी और कंट्री पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे 8 दिन के लिए गए तो 8 दिन के अंदर 5-6 देश निपटा के आ जाते हैं, और वहां के सब टॉप नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। वहां पे इंटरनेशनल जितने हमारे ओवरसीज लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोगों का भी कार्यक्रम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और वहां से सीधा इंडिया आते हैं, और इंडिया आते ही कैबिनेट की मीटिंग ले रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। आज देश के बाहर मैं कई जगहों पे जाता हूं, हमारे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। हमारे देश का सम्मान इस वजह से तो बढ़ेगा ही ना, जब हमारे देश का जो नेता है वो मजबूत नेता है। बिल्कुल। जब हमारे घर का जो मुखी स्ट्रांग होता है ना, तो घर के मेंबर की ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये तो मैंने देखा है कि जो भी लोग हमारे इंटरनेशनली सेटल्ड हैं या वहां पे रह रहे हैं, तो मोदी जी का उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत ज्यादा। जिस टाइम यूक्रेन और अभी रशिया का जब प्रॉब्लम हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ मोदी जी की वजह से, सिर्फ उन्होंने बताया था हमको कि इंडिया का फ्लैग दिखाया, एंड दे ऑल वर आउट। तो आप देखिए ना, अगर आप बात करती हैं यूक्रेन रशिया वॉर की, अगर आप बात करते हैं अभी ईरान के बीच में भी हमारे स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल उनको लेके आए। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि कोरोना काल के अंदर पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन देने का काम बिल्कुल किया, ठीक है, पूरे देश को वैक्सीन दिया।
दूसरे देशों से अपने लोगों को देश में लेके आए। हमारे देश की पॉपुलेशन आप समझिए कितनी ज्यादा है। बिल्कुल। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के बावजूद भी हम किसी फ्रंट पे फेल ही नहीं है। और हमें प्राउड फील होता है। पहले शायद कहीं ना कहीं जो इंडियंस रहते हैं उनको अंदर से लगता था, डर लगता था बताने में कि हम इंडियंस हैं। बट अब मैं देख रही हूँ कि बाहर जो लोग हमारी कम्युनिटी के हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं या नॉर्थ से हैं, कहीं से भी हैं, कलकत्ता से हैं, बट उनके अंदर एक बहुत प्राउड की फीलिंग है कि वी रिप्रेजेंट इंडिया। तो पहले लोगों को अगर कोई कहता था ना भारत माता की जय बोलो, तो शर्माते थे। अब आप कनॉट प्लेस के अंदर, इंडिया गेट के बाहर किसी भी जगह खड़े होकर नारा मार दो भारत माता की जय, तो 50 लोग अपने आप नारा छोड़ देंगे भारत माता की जय। क्योंकि लोगों के बीच में उस चीज को बताया कि भाई इसकी जय मतलब तुम्हारे देश की जय, तुम्हारे देश की जय होगी तो तुम लोगों की जय होगी। बिल्कुल। लोग प्राउड महसूस कर रहे हैं। आज इंडियन आर्मी की बात करें, पहले इंडियन आर्मी की हम अक्सर देखते थे कि किस तरीके से हमारे जवानों के पास हथियार थे, चलाने की परमिशन नहीं थी। बिल्कुल। आज हमारे मोदी जब से सरकार में आए हैं, गोलियां चलो तोपें चलाने की परमिशन दे रखी है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आर्मी को परमिशन नहीं होगी तो देश की सुरक्षा का वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो स्टेप्स लिए हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उन्होंने। देखो मोदी जी ने देश के लिए जो कर दिया आज से पहले कोई नहीं कर पाया। अगर हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जी के पास में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकसभा में सीटें थी, प्रदेशों में सरकारें थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने घर भरे, डिक्टेटरशिप की, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी जैसी चीजें की। बिल्कुल। और उन दिनों में उन्होंने जो उनके जो सांसद होते थे वो जैसे कि उनके कोई घर पे कमांडो रहा उसको सांसद बना दिया। हम सुनते थे कि उनके घर पे कोई काम करने वाला था उसको बड़े बड़े पदों पे पहुंचा दिया, कोई बावर्ची रोटी बनाता था उसको कुछ बना दिया। ये सच्चाई है। ये तो इतिहास में लिखी हुई बातें हैं, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। और आज मोदी जी के राज में मान लीजिए कल मेरे को कोई जिम्मेवारी मिलनी है या मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से मिलती है कि मैं काम करता हूं, मैं रिजल्ट दे रहा हूं तो मैं वहां हूं। अगर मैं रिजल्ट नहीं दूंगा तो मैं बहुत अच्छा कार्यकर्ता हो सकता हूं पर मैं किसी पद पे नहीं हो सकता काम करने की वजह से। बिल्कुल। यहाँ पे काम आप देखिए कितने आम परिवारों के लोग यहाँ सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, गवर्नर, सीएम बनते हैं। आप अगर भी मध्य प्रदेश में मैं वहां पे युवा मोर्चा के नाते से काम देखता हूं तो मैं मध्य प्रदेश में था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए मोहन यादव, किसी सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। वीडी शर्मा जी देखिए आप वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद बनाए। वहां की एक महिला मोर्चा की हमारे मेरे को मिले अभी लेडी थी वो सांसद बनाई। बिल्कुल एक वहां से मंत्री ठाकुर जी हैं, वो उनके बारे में मैं एक भाषण में सुन रहा था, वो टेलीफोन ऑपरेटर थी। वो बताइए, वो एक पीसीओ चलाती थी। वो बताइए, पीसीओ चलाने वाले को आज केंद्रीय मंत्री बना दिया भारत सरकार का, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का MOS है वो। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है जहां पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है और उनको मौका दिया जाता है। ये बार बार ग्राउंड लेवल से उठ के आए या कैसे बार बार मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जो मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, जब मैं केंद्रीय मंत्री स्तर की बात कर रहा हूं तो वहीं से देखिए ना आप। बिल्कुल। कितने केंद्रीय मंत्री हमारे देश के ऐसे हैं जो बहुत साधारण परिवारों से आते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की हुई है, लेकिन उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, उनके पास लोगों की नब्ज पढ़ने का ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए इतना काम कर चुके हैं कि वो संगठन की मजबूरी है और देश की जरूरत है। जब आप देश की जरूरत बन जाओगे तो आप घर पे चाहे कहीं पे भी बैठे हो, आपको पार्टी ले आएगी और आपको बड़े बड़े पदों से नवाजेगी। बिल्कुल जी। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि जिस टाइम आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और लोग आगे निकल रहे थे और यंग लोगों ने भी उसमें इतना पार्टिसिपेट किया और इतने लोग शहीद हुए। और इसी तरीके से बीजेपी की भी कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो बहुत इंस्पिरेशन है कि देखिए आप, ये नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे,
तो उनको पद दिए जा रहे हैं। काम करने वाले को ही पदवी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि हमारा संगठन है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हमारे देश के एक्टिव मेंबर्स हैं 16 करोड़। ओके। ठीक है, तो कई देशों की पॉपुलेशन है जो हमारे देश के एक्टिव मेंबर्स हैं। हाँ। हमारे पास पोस्ट संगठन की है कुछ लाख, मैं मतलब प्रॉपर नंबर नहीं जानता, सारे तो पोस्ट होल्डर नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया नंबर 1 रहे, नेशन फर्स्ट। बिल्कुल। नहीं, आप ये देखिए, हर किसी को मंत्री संतरी से काम नहीं होता, हर किसी को कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं होता, हर किसी को पद भी नहीं चाहिए होता। बाकी लोग कौन है? कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता कैसे बने? कार्यकर्ता तब बनते हैं ना जब वो देखते हैं कि भाई वो बंदा जो मान लीजिए सर्वोच्च पद पे है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, बिल्कुल, वो तो उनको क्या जरूरत है? आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बंदा एक बारी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह लेना, वो बंदे से सही ढंग से बात नहीं करता। बिल्कुल। उसके अंदर करंट आ जाता है कि मैं ऐसे हूं। वो कितनी बार मुख्यमंत्री रह लिए, अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो लिए। बिल्कुल। मैं पार्टी के कार्यक्रम में एक बार ही मिलने का मौका मिला था, बहुत साल हो गए पहले। तो मुझे लगता है जितना बड़ा आदमी हो जाता है ना, उतना हम्बल हो जाता है। बिल्कुल। इतने हम्बल आपसे ऐसे, मतलब आपको लगेगा कि आपको बहुत सालों से जानते हैं, बताइए। और उस तरीके से स्नेह देते हैं आपको कि जैसे आप एक फैमिली मेंबर हो उनके। अमित शाह जी के साथ में मिला, पार्टी के फोरम पे ही मिलने का मौका मिला मुझे। अमित शाह जी से बात करो, आप किसी का भी नाम लो, योगी जी की बात करो, योगी जी की बात, आप मैं किसकी बात करूं, मतलब अभी रेखा गुप्ता जी की बात करता हूं। आप कल ही अभी मैं रेखा गुप्ता जी, हाँ रेखा गुप्ता जी से मिला मैं। रेखा गुप्ता जी एक कार्यकर्ता ही तो थी। बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली प्रदेश का। कल मैं उनके घर पे था मिलने के लिए, सुबह गया मैं सीएम आवास यहाँ पे, तो उनसे वहां पे उनके घर पे 2,500-3 हजार लोग थे। बताइए। मेला लगा हुआ था, और वो सबसे जाके पर्सनली मिल रही हैं। बताइए कि आप हमें अपना काम बताइए, प्लीज काम बताइए। साथ में अधिकारी चल रहे हैं, लोगों के काम तुरंत कर रही है वो। ये होता है कार्यकर्ता, ये होता है कार्यकर्ता। बीइंग ए फीमेल एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सुबह 7:30 बजे से उनके घर पे जनता आ गई। कल की बात बता रहा हूं। बताइए। एक ड्रामे के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी। ओके। जो एक IAS ऑफिसर थे, उनकी वाइफ भी ऑफिसर थी। जानबूझ के वो घुटने तक की लंबी शर्ट पहनते थे, जानबूझ के। उनका तो जानबूझ ही हो गया ना। जानबूझ के वो अपने आप को एक दिखाते थे कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बिल्कुल। जबकि खुद वो इतने बड़े वो ऑफिसर रहे हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जरूरत थोड़ी है लंबी शर्ट पहनने की। चलो अगर लंबी शर्ट, अगर आपने सस्ती शर्ट भी पहनी है तो शर्ट में भी साइज तो होते होंगे ना। आपका साइज मीडियम है और आप पहन रहे हो XXL। बिल्कुल। तो क्या है ये? क्या दिखाना, क्या ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डबल फेस है। लोगों को ये दिखाना। और आपकी बेटी की शादी अभी आपने दिल्ली के 5 स्टार होटल में की, और वो ऐसी शादी करी कि मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहां से आया, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल गलत नहीं किया उन्होंने। शादियां जो बेटियां बेटे बच्चे होते हैं सबके घरों में है, और बंदा हर कोई अच्छा ही करता है, वो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। बट आप ये अपने डबल स्टैंडर्ड ना करें। बिल्कुल। जब बीजेपी के या किसी दूसरी पार्टी के नेता की शादी होती है, तब तो आप उनके देखने लग जाते हैं कि कितनी सब्जियां थी, कितने तरह के मीठे थे, हाँ। क्या था, कौन से फूल लगे हैं। जब आपके घर पे शादी हुई तब आपने ये सब भूल गए। हाँ। तो ये गलत बात है। आपके वहां पे भी फंक्शन में बड़े बड़े सिंगर पैसे लेके गाने गा के गए हैं। बिल्कुल। दूसरे के फंक्शन में आते हैं तो आप उस बात को अपोज करते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड की बात है। अगर आप बात करते हैं कि इन्होंने कहा था आम आदमी है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, तो 80 करोड़ रुपए का तो स्कैम इनके घर का ही है। हाँ, वही जिसको शीश महल का नाम दिया गया है, और आने वाले दिनों में शायद वो यहाँ पे म्यूजियम भी बन जाए। और बिल्कुल बनेगा ही। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो अब देखिए, ये सारा पैसा तो जनता का ही है ना। जनता का पैसा। तो देखिए ना कि आप बातें करते हो कि हमें बिल्कुल साधारण जीवन जीना है, और जब आप अपने आप पे अप्लाई करने की बात कर तब आपको सारे सुख सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल। मैं पंजाब से आता हूं, चंडीगढ़ में भी रहता हूं मैं, तो आज पंजाब का
पंजाब की सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का कॉन्वॉय, पंजाब के सीएम की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ केजरीवाल साहब, मनोज सिसोदिया जी यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों ही नहीं, आज इनके जितने भी साथ के साथी हैं जो दिल्ली में पहले अपना सरकार चलाते थे, आज वो पंजाब सरकार चला रहे हैं। बताइए जी जी। अक्षय जी, मैं जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी पर लग गया उन्हीं का दिया हुआ झाड़ू जी। तो अब आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और वो क्या कर पाएगी आगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी सिर्फ बातें कर रही है, लोगों को, पंजाबियों को लूट रही है, पंजाबियों की ज़मीनों को हड़प रही है। जिस तरीके से वो लैंड पूलिंग की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उस तरीके से वो सारे पंजाब के अंदर अपने ज़मीनें खरीद के, अपनी ज़मीनों के, दिल्ली के, उनके मुंबई के या और देशों के व्यापारी उनकी ज़मीनें पहले वो खरीद लेते हैं, बाद में फिर वहाँ पे लैंड पूलिंग लाके ज़मीन के रेट बढ़ा देते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे पंजाब जो कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान स्टेट था, बिल्कुल, वहां तो ये हर जगह पे कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, सारी जमीनों को जोनिंग कर रहे हैं। जब जोनिंग हो जाएगी तो वहां फसल कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। जोनिंग जब कर देंगे आप तो फसल कैसे होगी? तो आपने जोनिंग कर दी, जोनिंग करने के बाद मान लीजिए डेवलपमेंट नहीं की, तो डेवलपमेंट ना करने से वो जोन जो है वहां पे फसल नहीं होएगी, फसल नहीं होएगी तो किसान रोटी कहां से खाएगा? बिल्कुल, किसान तो छोड़ दीजिए, बाकी जनता रोटी कहां से खाएगी? आप कितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, अगर आपके पेट में अन्न और पानी नहीं जाएगा तो आप कितने दिन जी लेंगी? नहीं जी पाएंगे। हम लोग बुनियादी स्ट्रक्चर मतलब खराब कर रहे हैं। हम मतलब पैसे की भूख में ये भूल चुके हैं कि पंजाब के लोगों का सीरियस ग्रीवियंस क्या है। पंजाब के सीरियस ग्रीवियंस की बात करता हूं, मैं संगरूर जिला से आता हूं। हाँ। संगरूर, बठिंडा, इस जगह पे ये मैक्सिमम कैंसरस डिस्ट्रिक्ट मानी गई है। यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसरस पानी है। यहाँ का पानी पी के लोगों को कैंसर हो रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को कैंसर हो रहा है। इसके बारे में कोई बात नहीं करनी हमें। किस तरीके से हमारे यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कैसे कम करके हम अपने खाने को ऑर्गेनिक करें, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आज मोहाली को हमने डेवलप कर दिया है, IT सिटी बना दी है, अब लुधियाना के पास हमने कई हजार एकड़ लैंड एक्वायर कर लिया है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हम उससे बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। पंजाब में जो नशे की बात ये करते थे, पंजाब में जब सरकार बनी थी उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ चंद महीनों में हम पंजाब में से नशा खत्म कर देंगे। आज 3.5 साल हो गया, क्या पंजाब में से नशा खत्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसी स्तर पर वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों पंजाब को कमजोर करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और इन्होंने जिस तरीके के झूठे सपने दिखा के ये कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले थी 2017 से 22 तक, उसको उतार के, पहले कांग्रेस पार्टी भी फ्रॉड पार्टी थी। बिल्कुल। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी हमारी पार्टी में है, मैं जो सच्चाई या ऑन रिकॉर्ड बात है वो, उन्होंने भी बहुत सारी कमिटमेंट की थी, वो उस तरीके से अपनी बातों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात किया, पंजाब के लोगों की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया। पंजाब एक इकलौता वो स्टेट था जहां पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को जाति से, रंग से और हर चीज से ऊपर उठ के वोट दी। पंजाब में उनके 92 MLA जिताए 117 में से, उनको सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाया। जैसे दिल्ली में एक बारी जब आम आदमी पार्टी आई थी तो मैसिव वोट लेके आई थी। बिल्कुल। किसी ने सोचा नहीं था कि देश के अंदर इस तरीके की जीत भी किसी पार्टी की हो सकती है। बिल्कुल। जो पार्टी यहाँ पे लाल किले से शुरू हुई हो 2011-12 के सालों में और 2014-15 आते आते सरकार बना गई, क्योंकि लोगों को इन्होंने होप दी। जब आप किसी को होप देते हो तो बंदा आपके साथ बच जाता है, और जब आप उसकी होप तोड़ते हो तो वो आपको मिट्टी में मिला देता है। बिल्कुल। और ऐसा ही तो ऐसा दिल्ली की जनता तो समझदार हो गई। दिल्ली की जनता ने तो इसकी बातों में आके अपने जिंदगी के 10-11 साल खराब किए। आप दिल्ली की बात करो, पोल्यूशन की, दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने पोल्यूशन को बढ़ाया, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज की इन्होंने, कोई जांच नहीं की, ऑड इवन करके लोगों को लूटा।
दिल्ली के अंदर इन्होंने जो जितनी भी पॉलिसीज बनाई, कोई भी काम ना आई। वाटर लॉगिंग की बात करते हैं, आज भी बारिश हो रही है दिल्ली में। बिल्कुल। आज जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बाहर बारिश हो रही है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि आजकल कोई वाटर लॉगिंग ज्यादा होती है। सरकार भी वही, मतलब सरकार ही बदली है, कर्मचारी तो वही है, स्टाफ वही है, बिल्कुल, रोड सब कुछ वही है। ऐसा क्या हो गया कि अब क्यों वाटर लॉगिंग नहीं हो रही? बिल्कुल। और अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है वाटर लॉगिंग की बात तो है ही। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई, जो एनक्रोचमेंट्स हो रखी हैं जगह जगगह, तो हमारी सरकार, हमारी सीएम मैडम उस पर बहुत अच्छा एक्शन ले रही हैं। आप देखिए ये एनक्रोचमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? आज पूरे वर्ल्ड में लोग, इंडिया का मतलब दिल्ली है, हम शो दिल्ली में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया का मतलब दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। बिल्कुल। बाहर के देश का कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया आता है तो पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है। ज्यादातर लोग 80% लोग दिल्ली में आते हैं। 80% देश के बाहर के, देश के लोग भी दिल्ली को ही जानते हैं कि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। मैं अगर दिल्ली आता हूं ना चंडीगढ़ से, तो ये करनाल बाईपास से ही शुरू कर लो, लंबे लंबे जाम हुआ करते हैं, लंबे। बिल्कुल। उसके बाद अगर मेरे को कनॉट प्लेस तक आना है तो मेरे को 2 घंटे लगते थे, करनाल बाईपास से कनॉट प्लेस तक के। लेकिन आप देखिए कि, और अगर मैं कल बात करता हूं, मैं छतरपुर गार्डन्स की तरफ गया था, वहां पे इतने महंगे फार्म हाउसेज हैं। अगर आप उस रोड पे जाएंगे ना, तो रोड आपको ऐसे मिलेंगे कि ये कोई फार्म हाउस तो यहां हो ही नहीं सकते। इतने एक्सपेंसिव फार्म हाउसेज हैं वहां पे, कहने को बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे पानी जमा हो जाता था, रोड साफ नहीं थे, रोड टूटे हुए थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, सिक्योरिटी इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। ऐसे लगता था कि हम किसी बहुत पिछले हुए गांव की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों था? सर, दिल्ली एयरपोर्ट से अगर हम खान मार्केट या कनॉट प्लेस आते हैं, ये दिल्ली थोड़ी है। दिल्ली का मतलब तो सदर बाजार भी है, दिल्ली का मतलब तो लाजपत नगर भी है, कश्मीरी गेट भी है, पहाड़गंज भी है, सरिता विहार भी है, निर्माण विहार भी है, शादरा भी है। 100%। तो हमें दिल्ली के करोड़ों लोगों के बारे में तो सोचना ही था, और पूरे देश का आईना है दिल्ली। सही। आज भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, वो जिस तेजी से और रफ्तार से काम कर रही है, मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, ये 5 साल पूरे होने से पहले दिल्ली देश का बहुत ही ज्यादा स्वच्छ शहर बनने जा रहा है। मतलब दिल्ली को एक नया चेहरा मिल जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? दिल्ली मतलब नई दिल्ली नहीं होगा। नई दिल्ली, हम आज की तारीख में अगर कोई बंदा नई दिल्ली जाता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट जाता है या उस आईएनए की तरफ जाता है, तो बंदे को लगता है यार ये बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि वो एनडीएमसी में है। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस तरीके से पार्टी हमारी काम कर रही है, ये पूरा दिल्ली ही नई दिल्ली जैसा दिल्ली बन जाएगा। मतलब पूरा चेंज हो जाएगा। आप देखिए कि जिस तरीके से रोड की बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, आज वसंत कुंज से सीधा एयरपोर्ट को रोड जा रहा है, सीधा गुड़गांव तक के लिए नीचे से अंडरपास खुल गया अभी 10 दिन पहले। बड़े बड़े पुल हो रहे हैं। आज कोई जो पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लोग फ्लाइट लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे आते थे, पानीपत के पास से सीधा एक रोड जा रहा है जो सीधा एयरपोर्ट पे जाएगा। जो ट्रैफिक सिटी में आता था, वो जो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से सिटी में आता था, वो सीधा बाहर से वहां जाएगा, और उनको टाइम में भी बचत होगी। बंदा जब, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लंदन से बंदा चला, लंदन से दिल्ली की फ्लाइट 8 घंटे की, और दिल्ली से पटियाला की जो जर्नी है वो 7 घंटे की, बताइए। और कहने को ये 270-80 किलोमीटर का स्ट्रेच है। फ्लाइट में बंदा आ गया कोई 7-8 हजार किलोमीटर 8 घंटे में, और 300 किलोमीटर कंप्लीट हुआ 7 घंटे में। तो उसको ठीक करने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। जो इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, और ये तो बन चुके हैं ना। बिल्कुल। ये तो मैं कहने को नहीं कह रहा कि बनने वाले हैं, ये तो बन चुके हैं। ये तो हम सब देख रहे हैं। तो आम जनता की आंखों के आगे है ये डेवलपमेंट, कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट हो गई। जो लोग, मैं देश के बाहर कई जगहों पे जाता हूँ, जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन आज से 20 साल पहले चले गए ना, और इंडिया में मान लो कम आते हैं या कभी आते हैं तो एयरपोर्ट से सीधा घर जाते हैं,
तो वो लोग क्या बताते हैं, कहते हैं जब हम 20 साल पहले देश को छोड़ के गए थे ना, तब देश के अंदर कुछ नहीं था। आज बाहर के जो लोग यहां से, इंडिया से बाहर चले गए हैं, 70-80% लोगों का ये ड्रीम है बिल्कुल कि अब हम अपने देश को वापस चलें, बिल्कुल अब हम अपने देश को और मजबूत करें, क्योंकि आज देश के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई चीज का बिजनेस कर लो, यूजर ही यूजर है, यहाँ पे यूजर ही यूजर है, कोई भी चीज कर हमारे लीजिए। पास बहुत बड़ा यूजर बेस भी है। आज सरकार ने यहाँ करप्शन खत्म कर दी है, सिंगल विंडो प्रोसेस हो गया है यहाँ पे। आज कोई फैक्ट्री लगानी है या कुछ करना है, तो मेरा छोटा भाई ने मेरे से बात की कि मुझे गुजरात में एक प्लांट लगाना है। ऐसे करके डिस्कस कर रहा था वो कि कुछ लोग हम इकट्ठे करके हम अहमदाबाद के पास में कहीं पे कुछ करेंगे। तो उसने वहां पे जो इन्वेस्ट गुजरात है वहां पे बात की, मेल वगैरह की। अभी तो जस्ट ये प्लान था, तो वहां से उसको एक सीनियर IAS अधिकारी का फोन आया, वो जानता नहीं है कौन नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी आपकी हमने मेल देखी थी और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं सो एंड सो ऑफिसर हूं, ये आप मेरा नंबर लीजिए, आप अहमदाबाद आइए, मैं आपको मिलूंगा और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बताइए, आपकी लैंड में जो भी आपको दिक्कत, हर चीज में आपको हम हेल्प करेंगे, आप इन्वेस्ट करें, हम आपको बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी चीज की आपको परमिशन की हेल्प चाहिए हम सब देंगे। मेरा भाई हैरान हो गया कि यहां कोई सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस करने वाले बंदे को इस तरीके की सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो ये सारी चीजें, आप नोएडा की बात कर रहे हैं, अब यूपी के अंदर कोई पहले फैक्ट्री लगाता नहीं था, अब आज पंजाब की बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ट्राइडेंट और बड़े बड़े हमारे जो पंजाब की फैक्ट्रीज हैं, एटलस, हीरो साइकिल वाले, वो सब अपने प्लांट यहाँ पर यूपी में लगा चुके हैं, लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ट्राइडेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है, जो ट्राइडेंट हमारे पंजाब की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, गुप्ता जी की। तो आप देखिए कि आज देश के अंदर ये, मतलब जहां पे रीजनल पार्टीज हैं, उसको छोड़ के हर कोई बिजनेसमैन भी चाहता है, बंदा भी चाहता है कि हम जहां जाएं बस बीजेपी का राज हो। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी हमारे बच्चों की सिक्योरिटी ही कर सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो देखिए व्यूअर्स, कितना हमें पता चला सब जानकारी अक्षय जी के थ्रू। तो अक्षय जी, मेरा बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आज का जो यूथ है उसके बारे में एक तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और स्पेशली एक मैसेज मैं चाहूँगी हमारे यूथ को दें कि क्या पॉलिटिक्स में आना उनके लिए बेहतर है, क्या जो ऐसे युवा हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए कोई फ्यूचर है यहाँ पर या नहीं है? देखिए, पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स इज अ पैशन। पॉलिटिक्स इज अ पैशन। ये पैशन है, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपने यूपीएससी के एग्जाम की तरह आपने तैयारी करनी शुरू की, लाइब्रेरी ज्वाइन की, दिन में 16-18 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम क्लियर हुआ, अफसर लग गए। ये तो क्लियर हो गया ना। बिल्कुल, मैंने एक अटेम्प्ट दिया, 2 दिए, 3 दिए, उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं है। बिल्कुल, या तो यूपीएससी तो नहीं होगी, अब कुछ और कर लेते हैं, अब कुछ और भी नहीं हो रहा तो अब ठीक है, हो गया। हाँ, पॉलिटिक्स इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसके अंदर आप पहले बात तो कई साल लग जाते हैं अपने आप को ये ऑथराइज कराने के लिए लोगों में कि आप नेता हो। बिल्कुल सही बात है। पहले बहुत लंबा समय लगता है जी, आपको लोग नेता ही नहीं मानते। बिल्कुल, नेता तब मानते हैं जब आप एक चीज को कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं। कंटिन्यू तब करोगे जब आप अपना कंफर्ट छोड़ोगे। बिल्कुल, जब आप कंफर्ट छोड़ोगे तो आप बहुत सारी चीजों को खुद सीखोगे। आपके अंदर जब खुद सीखोगे तब आप लोगों को सिखा पाओगे, लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। और पॉलिटिक्स का मतलब है लोगों के लिए करना। और ये जो पद हैं ये तो बोनस है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पार्टी ने कल ये पोस्ट दी, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, ये तो बोनस है। कुछ लोग परिवारवाद से, मतलब बहुत पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, हमें उनको देख के नहीं सोचना बिल्कुल कि यार ये बंदा तो उसका बेटा था तो ये बन गया। सारे थोड़ी किसी ना किसी के बेटे हैं।
हमें उन लोगों को देख के आगे बढ़ना है जो लोग कुछ नहीं थे लेकिन उन्होंने डेडिकेटली काम किया और आज वो देश के अंदर देश को चलाने के लिए अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अमित शाह जी की बात कर लो, मोदी जी की बात कर लो, नड्डा जी की बात कर लो, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी की बात कर लो, नितिन गडकरी जी की बात कर लो, बिल्कुल मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की बात कर लो, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री की बात कर लो, मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर लो, नैब सैनी जी की बात कर लो, हमारे अनुराग ठाकुर जी के पिताजी, किसी की बात कर रहे हैं आप, किसी की भी बात कर लो, जितने भी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं वो आम ही थे। और अगर उनके बेटे भी कुछ या बच्चे कुछ हैं तो वो काम करके वहां तक पहुंचे होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर सीधा प्रोसेस है, अप्रोच नहीं है, काम करना ही पड़ेगा। काम करना। आज मेरे जैसा एक आम आदमी, आम परिवार का बंदा, अब तो आम आदमी नहीं बोल सकते अपने आप को, हाँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस शब्द को थोड़ा गंदा कर दिया है। तो अब मेरे जैसे एक आम परिवार का बंदा भी अगर कहीं पहुंच गया है तो ये बीजेपी में ही पॉसिबल है। और बीजेपी में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप काम करते हो, उसकी रिकॉग्नाइजेशन है। बिल्कुल, और आपने काम किया और आप कर रहे हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कहीं पहुंचे हैं तो हमारे को टारगेट सेट हो गया ना, अब मैं यहाँ आ गया, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ जाना है। बिल्कुल। तो अपने अंदर ये जो जज्बा है इसको हमें हमेशा एक्टिव रखना है। बिल्कुल। किसी भी चीज को, यूथ को मैं एक ही चीज कहूंगा, बस ये वैसे तो बहुत चीजें कह चुका हूं कि ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये आपके इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। बिल्कुल। और जब आप ये चीजें करोगे इससे आपको सम्मान, समाज में भी सम्मान मिलेगा, परिवार में भी सम्मान मिलेगा और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक प्राउड की फीलिंग आएगी, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ कर रहे हैं। और आपके साथ में जिस तरीके से आप काम करोगे, आपके गली मोहल्ले के, आपके एरिया के जब लोग जुड़ के आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। वो आपको और ज्यादा काम करने के लिए डेडिकेशन देता है, डेडिकेशन देती है, इंस्पायर करती है बहुत ज्यादा। और अपने पॉलिटिक्स के साथ में अपना बिजनेस जरूर करते रहो, पॉलिटिक्स करो। हम तो चलो क्योंकि पार्टी में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अपना पॉलिटिक्स के साथ में कुछ ना कुछ अपना जिससे आपका परिवार डेली रूटीन चलता रहे, उस पर जरूर फोकस करना है। बिल्कुल। ब्रेड एंड बटर को मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स करने लग गए तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही करनी है। बिल्कुल। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स करोगे तो रोटी कहां से खाओगे? बिल्कुल। तो अपना साथ में कुछ ना कुछ काम धंधा जारी रखो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक निस्वार्थ भाव से हम कार्यकर्ता बने, उसमें उसको एक प्रोफेशन की तरह ना देख के एक उसकी सपोर्टर की तरह या एक बहुत बड़े कार्यकर्ता की तरह उसको देखें कि हमने करना है और निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा और तरक्की के लिए काम करें। जी। तो थैंक यू सो मच अक्षय जी, आप आए, इतना टाइम दिया। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे इस एपिसोड को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आज का यूथ है, जो अक्षय जी जैसे यूथ यहाँ पर आए नेता, तो उनकी इस चीज़ को फॉरवर्ड करें ताकि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। एक अवेयरनेस वाला ये एपिसोड बनाया है हमने अक्षय जी को रिक्वेस्ट करके, और वो आए और उन्होंने इतना समय दिया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अक्षय जी। जय भारत, जय माता की।